अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दिया गया आपके पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, ठीक है ना। कॉपर और जिंक का रेशियो दिया गया है, ये हिंदी में लिख लीजिए। ये तांबा है, तांबे का, और ये जस्ते का अनुपात कितना है, 25:12। इन दोनों से पीतल बनी है। टोटल कितना आ रहा है जी, टोटल कितना हिस्सा है, 37। और 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 370 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 10 kg। तो यहाँ से देख लीजिए, तांबा कितना होगा, जस्ता कितना होगा, 120 kg, और तांबा कितना होगा, 250 kg। अब बताइए इसमें कुछ करना है। रेशियो का पहले दिन का क्वेश्चन है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, पहले टाइप के क्वेश्चन है। ये दे दिया, ये इतना इतना है, टोटल इतनी वैल्यू देगी, 1 की 10, 25 की 250। आ पा रही है ये बात समझ में, बोल दीजिए हाँ कि ना। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या दिया है, दो संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि n1 और n2 का रेशियो दे रखा है। n1 और n2 का रेशियो दे रखा है 11:13। क्या दे रहा है, n1 और n2 का रेशियो क्या दे रखा है, 11:13। कोई भी रेशियो क्या रहता है, हमेशा एच सी एफ उसके साथ रहेगा कि नहीं। आप आ रहा है, एच सी एफ हमेशा क्या रहेगा, उसके साथ रहेगा। और एच सी एफ है कितना, 7 है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, 11×7 = 77 है। और ये कितनी है, 11×7 = 91। आ रही है 77 और 91, तो संख्या कितनी है, 77 और 91। आ पा रही है ये बात समझ में, आ रहा है कि नहीं। दो संख्याएं थी जिनका अनुपात था 11:13। देर और उनका एच सी एफ क्या रहेगा, उनके साथ ही रहेगा कि नहीं। एच सी एफ तो कॉमन है दोनों में, जो ये है वही वो है, आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या मान लिया, एक्स है, और एक्स सी एफ का मान दे रखा 7। तो x का मान क्या है, 7। तो संख्या क्या है, 11×7 = 77 और 13×7 = 91। आ पा रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में आप लोगों को। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, PQR ये वो रेशियो है जो अपन पेपर देखिए, अब जैसे जैसे पेपर डिस्कस होते जाएंगे आपको पता चलेगा। ये तो लास्ट पेपर में भी था, उसमें 2 था, इसमें 3 था। हमें क्या लेना है, एक्स क्यों लेना है, सबकी पावर सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना। तो P+Q यानी कि 9+10 क्या हो जाएगा, 19। 9 और 10 क्या हो जाएगा, 19। और ये क्या हो जाएगा, 10 और 11, 10+11 = 21। और 11+9 19। 19:21:19। आ रही है कि नहीं, देखना। P+Q 9 10 19, 10 और 11 21। अच्छा, 11 और 9 20 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, 11 और 9 20। आ रहा है मेरा बेटा, 19 21 20, 19 21 20। आ रही है ये बात समझ में। एक बार और बता दें मेरा बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एक्स एक्स मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिंपल सा देखना है मेरा बेटा, आपको क्या देखना है, आपको सिंपल सा देखना है। P+Q, P कितना है, 9, Q कितना है, 10। आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये कितना हो गया, P+Q 19 आ गया। अब क्या है, Q कितना है, 10, R कितना है, 11। 10 और 11 कितना आ गया, 21 आ गया। अब R कितना है, 11, और P कितना है, 9। एक्स ले सकते हो, लेकिन एक्स से एक्स एक्स कट जाएगा, क्या फ़ायदा पड़ रहा। 11 और 9 20, यानी कि 19 21 20। 19 21 20। आप आ रही है ये वाली बात समझ में, बोल दीजिए हाँ कि ना। आ रहा है मेरा बेटा, चलिए। अब ये आ जाएगा, क्या बोला गया है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 3 गुना का मतलब आपको एक एक क्वेश्चन, ये हमारी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा। जो ईमानदार बच्चा है, जो क्लास में 4 महीने 5 महीने से बैठा हुआ, उसने पूरी बुकलेट लगाई है, उसको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल रहा होगा जो उसको बुकलेट से बाहर हो। हम गारंटी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। यदि एक निश्चित धनराशि क्या हो जाती है, 3 गुनी। 3 गुना का मतलब क्या, 1 से 3 गुना हो रही है। बढ़ कितनी रही है, बढ़ कितनी रही है बेटा, बड़ी कितनी है, ये 2 बढ़ गई है कि नहीं, 2 बढ़ गई है, कितने पे, 1 पे। परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा क्या आ जाएगा, 200% ब्याज मिल गया कि नहीं।
आ रही है ये बात समझ में? आ रही है? जी 200% ब्याज मिल गया, नहीं आ रहा ये बात समझ में? आप जी सिंपल सी बात समझिए, आप सिंपल एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तीन गुनी का मतलब एक से कितनी हो रही है? 3 हो रही है। बढ़ कितनी रही है? 2 बढ़ रही है। कितने पे? 1 पे। परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा, तो क्या आ जाएगा? 200% बढ़ी है कि नहीं? और 200% बढ़ने में समय कितना लगा है? 8 वर्ष 6 माह, यानी कि 8 सही 1/2, यानी कि 17/2 समय लगा है कि नहीं? 17/2 ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? 400/17 आ रहा है। 17 दूनी 34 और 60 हो जाएगा, यानी कि 17 तिया 51। 23 पॉइंट कुछ रहेगा, एक ही ऑप्शन है, 23.52। आ पा रही है ये बात समझ में? बोलिए मेरा बेटा, आपको बहुत कुछ करना है क्या? नहीं करना आना, सीधा 3 गुनी हो रही है, 1 से 3 हो गई, यानी कि ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। तो ऐसा ही कितना रहा होगा? 2 रहा होगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? आप आ रही है, साधारण ब्याज है तो ऐसा ही कितना रहा? 2 ब्याज है। 2 ब्याज है कितने पे? 1 पे। तो परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा। आ रही है बात समझ में? बोल दीजिए हाँ कि ना। चलिए नया वाला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्या बोला क्या? अच्छा ये पूरा नहीं लगा हुआ शायद क्वेश्चन। सॉरी, हाँ, अब शायद से कंप्लीट है क्वेश्चन। क्या बोला गया? यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। 25 घटा दिया जाए तो 50% हो जाती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है मेरा बेटा? 1/2, यानी कि पहले 2 थी, पहले 2 थी, अब क्या हो गई है? पहले, सॉरी, पहले अगर 2 थी तो अब क्या रह गई है? 1 रह गई है कि नहीं? तो कितनी कम हुई है? 1 ही तो कम हुई है। और 1 कम होने, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कितना घटाया गया? 25। 1 यूनिट की वैल्यू है 25, यानी कि ओरिजिनल में संख्या कितनी थी? 25 दूनी 50 थी। अब कितनी बची है? 25 एकम 25 बची है। आ रही है ये वाली बात समझ में? ओरिजिनल में संख्या कितनी थी? 50 थी, और अब कितनी बची है? 25। एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं मेरा बेटा, देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो 50% रह जाती है। 25 संख्या में घट रहा है, 25 संख्या और 50% फ्रैक्शन है, ये यहाँ समझिए। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू समझिए मेरा बेटा। 50, जहाँ से समझिए, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए, 25 घटा दिया जाए तो क्या रहती है? स्वयं की 50% हो जाती है। 50% तो होता क्या है मेरा बेटा? 1/2, यानी कि 2 थी तो कितनी रह गई है? 1 रह गई है। कितना घटा दिया गया? 1 घटा दिया कि नहीं? 1 यूनिट बराबर घटाया कितना? 25। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 25, तो 2 की क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 25 दूनी 50, यानी कि पहले संख्या क्या थी? 50 थी ओरिजिनल। अब कितनी बची है? 25 एकम 25 बची है। आ रही है ये बात समझ में? पहले 50 थी, अब कितनी बची है? 25 बची है। तो यानी कि वास्तविक संख्या कितनी थी? 50 थी। आप आ रही है ये वाली बात समझ में? बोल दीजिए मेरा बेटा हाँ कि ना। आ रही है ये बात समझ में? अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट वाला करेंगे। क्या बोला गया? क्या बोला गया? यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30%, तो 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 हो जाएगी। यानी कि अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछ लिया कितनी है? 30%। 30% हटाएंगे, 100 का भाग करेंगे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 3/10, यानी कि 10 आप लगाओगे 3 ब्याज पे, कितनी हो जाएगी एक साल में? 13। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 2 वर्ष का मामला है, फिर से 10 से 13, यानी कि 2 वर्ष में हो कितना जाएगी? 100 से 169 हो जाएगी कि नहीं मेरा बेटा? आ रही है ये बात समझ में? आप डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते थे। आ रही है बात समझ में? हाँ। और ये जो हुई कितनी है? 9464 रुपी। आ रही है बात समझ में? हुई कितनी है? 9464 रुपी। अब 13 से काट लीजिए, 13 से ये जाएगा 13 बार, 13 से 13 सत्ते, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, फिर से अगेन 13 से, 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, 56 बार कटी है। तो ये क्या रहेगा? 56 गुणा 100, यानी कि
5600 रहेगा कि नहीं। आ रहा है, जो प्रिंसिपल था जो अमाउंट था, यानी कि प्रिंसिपल कितना 5600 रुपये लगाए गए हैं। आप आ रही है बात समझ में। एक बार और बता दें मेरा बेटा, एक बार और बता दें कि आप समझ लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10। और ब्याज पे लगा रहे हैं 10 से 13, 2 साल का मामला है, तो स्क्वायर कर दीजिए 100 से 169 हो जाएगा कि नहीं। आ रही है बात समझ में। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा 3/10, यानी कि 10 लगाओगे, 10 लगाओगे कितना हो जाएगा 10 लगाओगे 1 साल बाद 13, अपना 1 साल 2 साल की बात है, यानी कि फिर से 10 से 13, यानी कि 2 साल में क्या हो जाएगा 100 से 169, यानी कि 169, यानी कि ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है, और बीच वाला CI है। इन तीनों में से कुछ ना कुछ दिया गया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। उसने अमाउंट दे रखा, कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू 9464 रुपये। तो देखिए 13 से काट लीजिए, 13 से 13 बार कटेगा, 13 से 13 सत्ते 91, 3 बचा, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, फिर 13 से 13 पंजे 65 और 13 छः 78। एक नोट की क्या आएगी 56, तो 100 की क्या आएगी मेरा बेटा 5600 रुपये। आ रही है बात समझ में। कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया था 5600 रुपये। आप आ रही है मेरा बेटा आप लोगों को समझ में। CI का क्वेश्चन है, आ रहा है ना जी बात समझ में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या बोला गया, क्या बोला गया, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल होती क्या है मेरा बेटा कि यात्रा में तय की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय, यानी कि कुल दूरी कितनी की गई है 11 प्लस 22 इतनी, और कुल समय कितना लिया गया है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा प्लस आधा घंटा, यानी कि 3/2, यानी कि ये क्या आ गया 33 चला है कितने में 1.5 घंटे में, यानी कि 11 दूनी 22 किलोमीटर प्रति घंटा रही है कि नहीं एवरेज स्पीड। आ रही है ये बात समझ में। ये 11 ये 2 ऊपर जाएगा कि नहीं। आ रही है ये वाली बात समझ में मेरा बेटा। आप आ रही है ये। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है यात्रा में तय की गई कुल दूरी। एक बार याद रख लीजिए मेरा बेटा, एवरेज स्पीड क्या होती है यात्रा में तय की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए सर एवरेज स्पीड क्या होती है यात्रा में तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है 11 प्लस 22 बटे उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। ये किलोमीटर में, तो समय हमें घंटे में चाहिए, ठीक है ना। वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा प्लस 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। तो ये क्या हो जाएगा कितना 11 प्लस 22 यानी कि 33 चला है। 33 चला है व्यक्ति, 33 चला है कितने में 3/2 घंटे में। आ रही है, तो 3 से कटेगा जी 11 बार, और जी 2 ऊपर जाएगा 11 दूनी 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी कि नहीं एवरेज स्पीड। आ रहा है मेरा बेटा। आप आ रही है आप लोगों को। अब हम आगे चलें, अब हम आगे चलें देखेंगे नेक्स्ट वाला देख लीजिए। आपका बोर्ड मास है, बोर्ड मास है, तो क्या है पहले जो वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए छोटा वाला। ये देख लीजिए 24 × 4, ये सॉल्व कर दीजिए 1/16 हो जाएगा। तो 4 से जी 4 बार, 4 से जी 6 बार। आ रहा है कि नहीं बात समझ में। तो ये क्या आ गया 6 आ गया। फिर जो ऑफ लगा, ऑफ का ये आ जाएगा, यानी कि 4 और 6 24 आ गया। और ये 24 तो था ही, 24/24 यानी कि 1 आ जाएगा। और फिर 19 है, 19 × 1 19 रहेगा कि नहीं मेरा बेटा। आ रही है बात समझ में। 19 × 1 19 आंसर रहेगा। आप आ रही है ये बात समझ में। हमने कहाँ से किया, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया पीछे वाला, फिर ये फिर ये फिर ये। आ रही है ये वाली बात समझ में। यस सर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन बोर्ड मास आपने देखा होगा 2 से 3 तो बोर्ड मास आ ही जाता है, ठीक है ना। ये 16 है गुणा 9 × 4 13
माइनस 13 गुणा 14/50 माइनस 12 ब्रैकेट सॉल्व कर लिया पहले, सारे हो गए। अब देखिए 160 और ये 48, 160 48 यानी कि 208, और मतलब 140 और 42 172 आ रहा है, और ये 26, तो ये क्या बचेगा, अब ये देख लीजिए, ये क्या बचेगा, 8 में से 2 गया 6, हाँ तो 26/26 यानी कि एक आंसर आ जाएगा। आ पा रहा है मेरा बेटा, बोर्ड मास बहुत कठिन नहीं आता, आसान सा आता है बिल्कुल, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक आदमी, क्या बोला गया, एक आदमी नहीं है, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो क्या बोला गया मेरा बेटा, 18 आदमी किसी काम को, यानी कोई एक काम है, 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं। मान लीजिए काम एक है, कोई एक काम है, 18 आदमी 13 दिन में कर सकते हैं, तो पूछ रहा है 54 आदमी उसी काम को, यानी कि काम क्या है, तो आपको पता ना MDH वाला लग गया फॉर्मूला, आ रहा है कि वर्क नीचे आएगा, 18 आदमी 13 दिन में कितना करते हैं, कोई एक काम करते हैं, तो पूछ रहा 54 आदमी उसी काम को, यानी कि काम सेम है, कितने दिन में करेंगे। तो आप काटा पीटी देख लीजिए, काटा पीटी देख लीजिए, 1 से 1 गया, 18 से ये 3 बार गया, तो ये D जहाँ आ गया, और ये 13 के बटे में 3, यानी कि 13/3 दिन में करेंगे। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं। काम क्या है, जो काम यहाँ है वही काम यहाँ है, तो उसी काम को 54 आदमी कितने में करेंगे, 13/3 दिन में करेंगे। आप आ रही है ये वाली बात समझ में। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे। क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है। आप सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, क्या बोला गया है, यदि किसी मेज का विक्रय मूल्य, यानी कि यदि किसी मेज का SP बराबर है उसके CP के 25%, यानी कि 1/4 के, तो ये SP है, ये SP जहाँ रखा हुआ है उसके नीचे क्या आ जाएगा, CP, और रेशियो क्या आएगा, 1/4। तो सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात समझिए कि CP 4 है और SP कितना है, 1 है। CP 4 है और SP 1 है, तो कितने की हानि हो रही है उसे, 3 की। किस पे, 4 पे। 1/4 क्या होता है, 25%, 3/4 3 गुना 25 दिया, 75% आएगा कि नहीं मेरा बेटा, आएगी। ये बात समझ में, कितने की हानि हो रही है, 75% की। आ पा रहा मेरा बेटा, आज हमने ये वाला पेपर डिस्कस किया, ये आपके SSC GD 20 फरवरी 2024 की 3rd शिफ्ट का पेपर था। आप लोगों को समझ में आया। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार देखना, 2 बार देखना, और हमारे साथ साथ लगाना, मतलब जैसे कि हम क्वेश्चन आया, क्वेश्चन उसको पॉज कर लिया और उसके साथ ही आपको लगाना है। तो आप देखना कि आप क्या कितने जल्दी कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ये भी हमें थोड़ा समझाने में टाइम जा रहा है, लेकिन अगर आप करोगे तो वही है, 15 मिनट में पेपर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आप चाह रहे हैं कि हम सारे के सारे पेपर आप तक दें, ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट, देखिए बेटा सभी लोग छुट्टियों पर है, हम कैसे करके हम बना पा रहे हैं आपके लिए वीडियो, सारी चीज़ें अरेंज करने में कितना टाइम जाता है ये सिर्फ हम जानते हैं, ठीक है ना, या फिर जो बनाता होगा वो व्यक्ति जान सकता है। कई सारे लोगों के साथ आपने देखा, ऑनलाइन आप देखते हो, कई सारे लोगों के पास तो काफ़ी सारे टीम होती है, वो लोग कर लेते हैं। हमारे साथ बड़ी दिक्कत होती है एक एक चीज़ को करने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इससे क्या है, एक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जुड़ पाएगा, तो हमें भी थोड़ा अच्छा रहेगा कि हाँ इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो एक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट हैं देखने वाले, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है बेटा, हो सके तो शेयर कर दीजिए।